This is part one of chapter number one, chemical equations and reactions. And in today's topic, we'll be learning about chemical reactions. We'll see that how chemical reactions can be identified. We'll see the difference between chemical reactions and physical reactions, and the characteristic properties of chemical reaction, and also how can we balance a chemical reaction also. ओके तो ये सभी चीज़ अगर हम लोग ने आज सीख लिए तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ही खत्म हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फिर सीखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. फाइन, ठीक है. सो विदाउट एनी मच फर्दर डिले विल स्टार्ट विद द लेक्चर. हम लोग देखते हैं कि हम लोग को क्या सीखने को मिलता है यहाँ पे. फाइन, सो लेट अस स्टार्ट. सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, if we talk about fermentation of grapes, okay, so grapes are fermented to make wine, right? तो एक बार अगर ये ग्रेप से अगर वाइन बन जाता है तो क्या इससे वापस ग्रेप तैयार हो सकता है क्या? यू टेल मी, राइट? है ना? सो वंस द ग्रेप्स हैव बीन फर्मेंटेड एंड दे हैव बीन कन्वर्टेड into wine, can that wine be brought back into its original state, that is the grapes? The answer to this question is no, right? हम लोग इसको वापस क्या बोलते हैं, इसकी जो चेंजेस इसमें जो हुआ है ये सभी चीज को वापस रिवर्स नहीं कर सकते, राइट? ओके, तो यहाँ पे ये एग्जांपल एक चेंज का हो जाता है. दिस इज अ काइंड ऑफ अ चेंज. ओके, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, we see the next example over here. So we see that when milk is left at room temperature during summertime, so the milk and the whey, the water and the whey both gets separated. उसके अंदर जो मलाई होती है और पानी होता है दोनों सेपरेट हो जाता है. हम लोग हिंदी में इसको दूध का फटना कहते हैं, करेक्ट? So what will happen is the proteins and the water content of your milk will be getting separated. अब ये एक बार सेपरेट हो गया, एक बार दूध फट जाता है तो क्या ये वापस ओरिजिनल स्टेट में आ सकता है क्या? Answer to that question is also no. Once milk has underwent that particular change, तो उसके वो वापस रिवर्स नहीं हो सकता है. सेम वे if milk have been converted into योगर्ट, अगर वो दही में कन्वर्ट हो गया है या छाछ में या चीज में या बटर में कन्वर्ट हो गया है तो क्या इन सभी प्रोडक्ट्स से हम लोग दूध वापस बना सकते हैं क्या? नो. Why? Because it has underwent some change and that change is irreversible, right? अगर हम लोग और आगे देखते हैं तो वो देखो क्या मिलता है. If we talk about more examples, so rusting of iron. अगर हम लोग के पास आयरन के नेल्स है and if they are exposed to human atmosphere, ऐसा एटमॉस्फेयर जहाँ पे पानी की जो मॉइस्चर्स है, एटमॉस्फेरिक जो मॉइस्चर है काफी ज्यादा है, तो उसका रिएक्शन आयरन नेल्स के ऊपर हो जाता है एंड दिस लीड्स टू रस्टिंग ऑफ आयरन. इस वजह से आयरन का क्या हो जाता है? रस्टिंग हो जाता है, करेक्ट, बराबर. तो ये रस्टिंग की वजह से एक रेडिश ब्राउन लेयर बन जाता है पूरे आयरन के सरफेस के ऊपर, एंड दिस लीड्स टू द वीकनिंग ऑफ दैट मेटल. मेटल काफी वीक हो जाता है, राइट? So this is also a change in its appearance, a change in its state, a change in its chemical composition, right? So these all changes over here, okay, this changes over here is also irreversible. आप ये चेंज को रिवर्स नहीं कर सकते हो, राइट? तो जो आयरन नेल्स में ऑलरेडी रश लग चुका है, वो रश लगे हुए आयरन को आप लोग वापस चेंज उसको रिवर्स नहीं कर सकते. हाँ, आप लोग पॉलिश कर सकते हो, मतलब वो लेयर को निकाल सकते हो, बट वो लेयर को अगेन आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, राइट? सो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एन इरिवर्सिबल चेंज. सो if we talk about your mom, when she cooks food, जब वो खाना तैयार करते हैं तो she uses several and tons of different chemicals. अलग अलग टाइप के chemicals को use करते हैं, and we can say that your mom is the biggest chemist. She is the most intelligent chemist of your home, right? आपके घर की सबसे बड़े केमिस्ट कौन है? आपकी मम्मी है, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन सी चीजों को मिक्स करने से क्या क्या बनता है, राइट? सो वंस शी कुक फूड, जब वो इंग्रेडिएंट्स को यूज करते हैं, ओके, so after using those ingredients and after completion of preparation of that food, can that food be brought back to its original state? क्या वो वापस raw vegetable में convert हो सकता है क्या? The answer to this question is but obvious no. So this changes over here is also irreversible change. It means that this change cannot be reversed. Okay, आगे देखते हैं. We talk about respiration. Okay, so when we respire,
what will happen is we take in oxygen gas and we give out carbon dioxide gas, right? Okay, so once we take that oxygen gas inside our body, what will happen is there will be some changes taking place in our body. It will lead to the formation of ATP molecules, and ultimately that ATP will be helping us to produce energy, right? Okay, so once that energy is consumed, can that energy be brought back into oxygen state? But obvious no, right? For doing that we require more oxygen into our body. हम नया ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर लेंगे, बट वो बने हुए एटी को हम लोग वापस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल चेंज. इसको भी हम लोग चेंज नहीं कर सकते, राइट? ये ऐसा चेंज है जिसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते. मूविंग ऑन, आगे देखते हैं. फाइन. सो इफ यू सी, अभी आपको मैंने जितनी भी एग्जांपल बताया, जैसे कि ग्रेप से वाइन बनना, या दूध के फटना, या तो फिर आप लोग आयन नेल्स में रस्ट लगना, रेस्पिरेशन हो जाना, मम्मी का कुकिंग कर देना, ऑल ऑफ दीज प्रोसेस विल बी हैविंग सम और द अदर चेंज. उन सभी के अंदर कुछ न कुछ चेंजेस होता है, राइट? ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, यू शुड क्वेश्चन योरसेल्फ to identify whether it is a chemical reaction or chemical change or not. How can you do that? By simply asking yourself a question that whether that change which have taken place in that process is reversible or not. अगर वो reversible है, so most probably it is not a chemical change, rather it is a physical change. कौन सा change होगा वो? Physical change होगा. If it is easily reversible, अगर हम लोग आसानी से उसको reverse कर सकते हैं, तो वो change कौन सा हो जाएगा? Physical change होगा. But if the reaction is irreversible, अगर किसी भी केसेस में वो रिवर्स हो ही नहीं सकता है, या तो फिर रिवर्स हो सकता है बट with the help of very complex method, very complex process, then that changes will be called as chemical change. And chemical change is due to chemical reaction. Okay, so what we'll see there, in all these processes the natural identity of original substance are changed. हम लोगों ने जितने भी एग्जांपल्स यहाँ पे देखे थे, तो सभी एग्जांपल्स के अंदर क्या हो रहा था, जो सब्सटेंसेस थे उनके नेचुरल आइडेंटिटी चेंज हो रही थी, एंड दैट चेंज ऑफ नेचुरल आइडेंटिटी helped you to have some different chemicals or some different substances, correct? Okay, so all of these examples were of chemical change, whether it is turning of grapes into wine, it is turning of or separation of whey and water of milk, or it is rusting of iron, or cooking of food by your mom, or respiration, right? So all of these examples which I have just represented in front of you are examples of chemical change. Okay, why is it chemical change? Because once we get a product out of it, we can't get the raw material back reversibly. Okay, we can't reverse the process again. हम वो process को reverse नहीं कर सकते, and that is what you call as chemical change. I hope so you all get it. If you have any doubt, you can just put it in the comment section so that I can clear it out right away. Fine. Moving on. So we have understood what is a chemical change. We'll understand that how does a chemical reaction takes place. Okay, and how can we identify whether a chemical reaction has actually taken place or not. Okay. So the thing over here, that we have over here is, when a chemical change occurs, a chemical reaction takes place. Whenever there is a chemical change, a chemical reaction will take place. Okay, so this is how we can identify, or how we can say that these are all the examples of chemical changes. These will be examples of chemical changes. ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग अभी. Okay, so the lesson that we are going to learn, and quite interesting and one of the most easiest chapter in chemistry, is chemical reactions and equations. Around 40% of everything which we are going to learn in this lesson is already have been covered in your 9th standard. आपके 9th standard में already ये सब चीज cover हो चुका है, जैसे कि क्रिस क्रॉस मेथड हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हो गया, लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शंस हो गया. ये सभी जो चीजें आप लोग ने ऑलरेडी 9th standard में सीख चुका है, इसका ही अभी हम लोग एक्सटेंशंस देखेंगे. ठीक है, फाइन. सो मूविंग ऑन, आगे देखते हैं. So the question is, how do we know if reaction has taken place? And whenever we use the word reaction, we are referring to chemical reaction, not the physical reaction. Okay? तो आप लोग इस चीज का ध्यान देना कि जब कभी भी हम लोग अभी पूरे लेक्चर में reaction word use करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा?
chemical reaction and not the physical reaction. We are only talking about the chemical reactions. Okay, so now the question is that how do we understand or how do we know whether a chemical reaction has taken place or not? Okay, so there are few things that you can observe. Okay, and once you observe these things, either of these things or all of these, you can say that a chemical reaction has taken place. What are these things? We'll see. So what we can say is usually a chemical reaction is always accompanied by say some features which can observe easily. Most of all जितने भी हम लोग के पास chemical reactions है उनके साथ कुछ ऐसे कुछ changes होते हैं जिसको हम लोग अच्छी तरीके से आसानी से उसको observe कर सकते हैं. तो अगर उन्होंने इन कई सारे factors में से कोई एक चीज को भी observe कर दिया तो हम लोग क्या कह सकते हैं that this change is a chemical change or we can say it is a chemical reaction. Okay. So यहाँ पे देखो क्या बोला है the easily observable features or changes which take place as a result of chemical reaction are known as characteristics of chemical reactions. मतलब क्या हर वो चीज जो चेंज होने के वक्त में आपको ऑब्जर्व होती है और इसकी मदद से आप लोग ये बता सकते हो that whether the change is chemical change or physical change, at that time those changes will be called as characteristics of chemical change. मतलब अगर आप लोगों ने इन सभी फैक्टर्स को यूज किया, ये सभी फैक्टर्स यूज किए जानने के लिए कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर चेंज को देखकर, तो ये सभी चेंज क्या हो जाएंगे आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएंगे. We'll see about that in the coming slides. Okay, so we'll be having an example of reaction between zinc and sulfuric acid. Okay, हम लोग zinc और sulfuric acid का reactions देखेंगे ताकि हम लोग को कई सारे में से एक फैक्टर समझ में आ जाए, कुछ फैक्टर समझ में आ जाए. Okay, so let us say that we have a conical flask and we have inserted few zinc granules inside it. What do you mean by granules? Granules मतलब होता है छोटे-छोटे टुकड़े. तो zinc के छोटे-छोटे टुकड़े हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिए. Okay. फाइन. सो ये जिंक ग्रैन्यूल्स हमने यहाँ पे डाल दिया कॉनिकल फ्लास्क के अंदर. ओके, लेटर ऑन व्हाट विल डू इज विल पुट अ रबर कॉक एंड उसके रबर कॉक के पास थ्रू हम लोग एक ग्लास ट्यूब डाल देंगे. ठीक है. सो व्हाट वी कैन से इज कि यहाँ पे हम लोग के पास जो कॉनिकल फ्लास्क है वो कंप्लीटली सील्ड है, उसके अंदर जिंक ग्रैन्यूल्स है और कॉक के आर पार हम लोग के पास एक ग्लास ट्यूब है जिसमें से हम लोग कुछ केमिकल्स को डाल सकते हैं. ओके, लेटर देखो अभी क्या होगा. Now using a dropper what we can do is we'll drop some dilute sulfuric acid. हम लोग कुछ dilute sulfuric acid को ग्लास ट्यूब के मदद से क्या बोलते हैं जिंक ग्रैन्यूल्स के अंदर डाल देंगे. ओके, now once dilute sulfuric acid is introduced to zinc granules, जैसे ही dilute sulfuric acid zinc granules के साथ कांटेक्ट में आ जाता है there will be some change taking place. Okay, so what will happen is देखते हैं आगे. What will happen is you will see that there is liberation of gases. अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे कुछ gases निकल रहा होगा, right? बराबर. That gases is nothing but H2 gas. कौन सा गैस है यहाँ पे? H2 gas, hydrogen gas है. Okay, so there is you can observe that there is liberation of gas, right? Next is if you touch the conical flask, you will notice that the temperature is hot. Now what will happen is that your conical flask will grow hotter. Okay, आपको जो conical flask वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा. So there is liberation of heat also. So you've seen two factors over here. What changes are taking place over here? There is liberation of gas and also there is increasing in the temperature of the reaction, right? The change will be resulting in formation of heat energy. So heat energy भी यहाँ पे निकल रहा है. So there is change in temperature also, right? Okay. So observation यहाँ पे क्या हुआ देखो, formation of bubbles, evolution of gas and heat is given out, change in temperature. Also the third observation is that the change in state of matter. If you see earlier zinc granules was in the state of solid, right? It was in solid state, right? छोटे छोटे जो granules है वो solid state में थे. But जैसे dilute sulfuric acid zinc के contact में आ जाता है तो zinc उसके साथ react करके वो कौन से state में आ जाएगा, aqueous state में आ जाता है. Aqueous state का मतलब होता है ऐसा salt का state जो molten state में होगा या liquid state में present होता है. So in this chemical reaction we observe that whenever chemical reaction takes place, three observations can take place. What are those? They are formation of bubbles, heat is given out or change in state of matter. Okay, moving on, आगे देखते हैं. Now what we'll do is we'll see another example. Okay, so we'll see a reaction between potassium iodide
एंड लीड नाइट्रेट। ओके, सो पोटेशियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या रहता है, KI हो जाता है, एंड लीड नाइट्रेट का क्या होता है, PbNO3। ओके, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं ये सभी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल हम लोग को बस एक जनरल रिएक्शंस जनरली देख रहे हैं ताकि हम लोग ऑब्जर्वेशन के बारे में समझ में कि हम लोग क्या क्या चीज ऑब्जर्व करना होता है ये जानने के लिए कि केमिकल रिएक्शंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, so now you have lead nitrate solution in a test tube. Okay, it looks like water but it's lead nitrate, एकदम colorless transparent liquid होता है। ठीक है, and now you have potassium iodide solution विथ यू ऑल्सो। ठीक है, सो अभी आपके पास दो टेस्ट ट्यूब है, दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या क्या है, एक के अंदर लीड नाइट्रेट है, दूसरे के अंदर पोटेशियम आयोडाइड है। ओके, सो वंस यू like insert potassium iodide inside lead nitrate solution, what will happen is you'll see that there is some change taking place. Okay, what will be that change? You'll see over here, you'll see some formation of an insoluble material settled at the bottom of the test tube. आप टेस्ट ट्यूब के बॉटम में देखोगे तो insoluble material यहाँ पे बन गया है। This insoluble material is called as precipitate। क्या कहेंगे इसको हम लोग, precipitate कहेंगे। We'll be learning about this in further slides। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो क्या बना यहाँ पे, लीड आयोडाइड बना। ओके, सो कलरलेस सोल्यूशन से क्या बना आपके पास, अभी येलो प्रेसिपिटेट बना, राइट। ओके, so this formation of precipitate is also an example, also an kind of observation by how you can say that a chemical reaction has taken place. So how can you define a precipitate? A precipitate is a solid product which separates out from the solution during chemical reaction. Okay, I want you people to have a note of this, that precipitate are nothing but solid products that have been formed by chemical reaction, and these solid materials will be settling down after the chemical reaction has taken place. I hope so you have understood this also. So the next observation that we can say, which is useful to identify whether a chemical reaction has taken place or not, is a formation of precipitate. Okay, so this one is the fourth observation, right? Change of color and formation of precipitate. Whenever after a chemical reaction there is change of color or there is formation of precipitate, we can say that a chemical reaction has taken place. So in all, we have 5 different kind of observation that we can use to identify whether a given change is chemical change or not. Okay, let's see what are those 5 change. So these change that we can use to identify whether a chemical reaction has taken place or not, they are called as characteristics of chemical reactions. What are they? Let's see. The first one is change in state. Okay, so usually what happens is there is change of state. It means that either solid will be converted into liquid or gaseous, or liquid will be converted into gaseous or solid, or gaseous will be converted into liquid or solids. Fine, so there will be change in state of matter. The second one will be change in color. Okay, so initially what might be the color of the reactants might not be the exact same color of the products. Reactant to product का color हमेशा same नहीं होगा. So ऐसा जब change होता है colors के अंदर, at that time also we can say that chemical reactions has taken place. The next one is formation of precipitate. We've already understood that precipitate is nothing but insoluble solid matter which settle down the vessel after chemical reaction has taken place. The next one is evolution of gas. अगर gas आपके chemical reaction से निकलता है, then also we can say that the change is taking place is a chemical change or chemical reaction. The fifth one is change in temperature. So अगर temperature भी आपके जो entire system है, आपके जो change in temperature भी हो रहा है, so at that time also we can say that the reaction taking place is chemical reaction. So these 5 are the characteristic of chemical reactions. अगर इनमें से कोई भी एक या सब या कुछ भी आपको अगर observe हो रहा है, then you can say that the reaction that is taking place is a chemical reaction. Hope so you have understood that how you can identify whether a given reaction is a chemical reaction or not. So we'll see burning of magnesium, burning of magnesium ribbon. So we have magnesium ribbon over here and a lit burner. एक ऐसा burner जो जल रहा है, ठीक है? So as soon as we bring magnesium ribbon close to the burner, what will happen is there will be a flash of light. एक flash of light आपको दिखेगा, right? So this flash of light will be resulting in the burning of magnesium ribbon, forming to white color powder. ये white color का powder कहाँ पे गिरेगा? नीचे गिरेगा, ठीक है?
तो ये जैसे बर्नर से हम लोग इसको बर्न कर देते हैं, सो ये जो मैग्नीशियम रिबन जो सॉलिड स्टेट में था, जैसे बर्न हो जाएगा तो व्हाइट कलर का पाउडर बनेगा। ये पाउडर कहाँ पे गिरेगा? नीचे की तरफ यहाँ पे गिरेगा। सो इफ यू सी ओवर हियर, सो व्हाइट कलर पाउडर विल बी फॉलिंग डाउन, राइट? दिस व्हाइट कलर पाउडर इज नथिंग बट मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या रहेगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड रहेगा। दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। So if you see, this is a chemical reaction, and this is the most easiest way to represent a chemical reaction. Okay, this reaction, the way the reaction is represented over here is called as word equation. क्या कहेंगे इसको हम लोग? Word equation. An equation is a way to represent chemical equation in a manner that it is very simple to understand and comprehend to other also, right? तो हम लोग के पास इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ तरीके होते हैं। उन कई सारे तरीकों में से ये एक तरीका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड इक्वेशन। तो यहाँ पर हम लोग वर्ड्स यूज कर रहे हैं केमिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? मैग्नीशियम। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? ऑक्सीजन। यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। So these are word equation. So if you see, the entire equation is divided into LHS as well as RHS by arrow. So arrow के left hand side में जितने भी चीजें वो सब क्या रहेगा? Reactants. These are the things which are getting reacted to each other. And the thing which is to the right side, जो RHS के अंदर प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रोडक्ट्स कहते हैं। So these are the final products. These are the resultant compounds that we have obtained after chemical reaction has taken place. This simple form of representation of chemical reaction in word is known as word equation. इसको हम लोग क्या कहेंगे? Word equation कहेंगे। इसको हम लोग एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, like magnesium can be represented by its symbol Mg. Then we can say oxygen can be represented by its symbol O2, and then magnesium oxide can be represented by its chemical formula MgO, right? So MgO भी हम लोग कैसे लिखेंगे? ये 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने सीखा था क्रिस क्रॉस मेथड, राइट? कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे हम लोग तैयार करते हैं, राइट? सो आप लोगों को ये क्रिस क्रॉस मेथड बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में बोला था कि क्रिस क्रॉस मेथड 10th स्टैंडर्ड में वापस रिपीट होने वाला है। तो ये चीज देखो वापस आ गया है, और एंटायर केमिस्ट्री के सभी लेसन्स के अंदर क्रिस क्रॉस मेथड यूज होने वाला है, एक्सेप्ट फॉर द लेसन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। उस लेसन को छोड़ के बाकी सभी लेसन के अंदर क्रिस क्रॉस मेथड कंपल्सरीली आपको सभी रिएक्शंस के अंदर यूज करना ही पड़ेगा, विदाउट विच योर केमिकल इक्वेशंस कैन नॉट बी फाउंड। ओके, सो अगर आप लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे बनाओगे? तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट मैग्नीशियम, then you will be writing oxygen, and then उसका वैलेंसी उसके ठीक नीचे लिखोगे। So magnesium की वैलेंसी is +2, it means that it gives 2 electron, and oxygen की वैलेंसी is -2, it means it takes 2 electron. Okay, so now later on what we'll do is we'll crisscross. So magnesium यहाँ पे 2 हो जाएगा, oxygen यहाँ पे 2 हो जाता है। Let's see यहाँ पे देखते हैं कैसा होता है। crisscross the वैलेंसी, आगे देखो क्या मिलेगा हम लोगों को। So you will get Mg2O2, but you can see that 2 are common over here, so we can cancel out these 2 together, and what you will get is you will get MgO. आपको क्या मिलेगा? MgO. So this will be your end product. क्या मिलेगा आपको? ये end product. So this is how you can represent a chemical equation. Okay. So Mg plus O2 gives MgO. Now, if you compare these two ways of representing chemical equations, you will see that the second one is more informative. How is it more informative? Because not only you come to know the chemicals which are involved in the chemical reaction, but also you will be knowing the exact composition of those chemical. मतलब कितना आप वो chemical को use कर रहे हो. So if you see over here, you have 1 atom of magnesium and 2 atoms of oxygen, right? And ultimately you will be getting 1 molecule of magnesium oxide. So this is how you can say that this way of representing chemical equation is more informative, correct? Okay, so we'll see, आगे देखते हैं क्या मिलता है हमको सीखने को। Representation of chemical equations with the help of chemical formula is called chemical equation. If you are using chemical formulas to represent a chemical reaction, that is a chemical equation. The thing which you will be getting is chemical equation. Okay, आगे देखते हैं। Now before moving further, हम लोग कुछ यहाँ पे doubts है students के, वो हमें clear out कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Just wait for a while.
ओके, दर्श का जो क्वेश्चन था वो क्या बोलता है, इफ इट गेट्स चेंज आफ्टर वर्किंग ऑन इट लॉट ऑफ देम, वर्किंग ऑन इट अ लॉट, देन इज इट चेंज और नॉट। ओके, तो दर्श ये पूछ रहा है कि अगर किसी भी चेंज को क्या बोलते हैं होने के लिए अगर बहुत ज्यादा वक्त लग रहा है, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो क्या फिर भी वो कौन सा टाइप का रिएक्शन होगा। ठीक है, इसमें भी अभी अगर हम देखते हैं मोस्ट ऑफ ऑल ऐसे रिएक्शंस जिसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शंस कहेंगे। फॉर एग्जांपल आपकी ग्रोथ देख लो, ठीक है, तो आपकी ग्रोथ एक दिन में 2 दिन में नहीं हुई है, इट टुक्स इयर्स, करेक्ट, उसको कई साल लगे हैं, बराबर। ये इतने सारे रिएक्शंस जो हुए हैं, वो रिएक्शंस आपके बॉडी के अंदर जो हुए उसको आप लोग रिवर्स नहीं कर सकते, सो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, राइट। अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, अगर आप लोग राइपनिंग ऑफ फ्रूट देखते हैं, फ्रूट का पकना, ठीक है, तो फ्रूट का पकना भी 1-2 दिन के अंदर नहीं होता है, इट टेक्स डेज और वीक समटाइम्स, राइट। तो इतने सारे दिनों के बाद भी जो रिएक्शंस हो रहा है, बट स्टिल एक बार अगर फ्रूट पक जाता है तो क्या वापस वो कच्चा बन सकता है क्या, एक बार आम पक गया है तो क्या वो वापस कैरी में कन्वर्ट हो सकता है, बट ऑब्वियस नॉट। इस चीज की वजह से वो भी एग्जांपल किस हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन का हो जाएगा। ठीक है, आई होप सो दर्श तुम्हारा डाउट क्लियर हो गया, अगर क्लियर है तो मुझे यस करके बोल दो। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं अभी हम लोग। नेक्स्ट दिश्वा का क्वेश्चन है, सर एक्विस और लिक्विड स्टेट सेम होगा क्या, होगा ना, नहीं सेम नहीं होता है। ठीक है, तो दिश्वा क्या होता है पता है, एक्विस स्टेट में क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप एक ग्लास लेते हो, ग्लास के अंदर पानी डाल रहे हो और पानी के अंदर आपने 1 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है, अब नमक जो है वो पानी के अंदर डिजॉल्व स्टेट में चला जाता है, राइट। अगर पानी होता ही नहीं और आप सीधा ऐसे ग्लास के अंदर नमक को डालते हैं तो क्या वो लिक्विड स्टेट में जाता है क्या, नहीं जाता, राइट। सो नमक पानी की वजह से लिक्विड स्टेट में जा रहा है, क्यों, क्योंकि वो पानी के साथ डिजॉल्व स्टेट में है, इस चीज की वजह से वो कौन से स्टेट में गया, एक्विस स्टेट में गया, हम लोग उसको लिक्विड नहीं कहेंगे। सॉल्ट इज इन डिजॉल्व स्टेट, दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज एक्विस स्टेट। जबकि अगर आप लोग सिर्फ पानी देखोगे तो पानी कौन से स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में। केरोसिन देखोगे तो लिक्विड स्टेट में है, पेट्रोल देखो तो लिक्विड स्टेट में है, हनी देखो तो लिक्विड स्टेट में है। बट अगर आप लोग सॉल्ट के सोल्यूशंस को देखो तो कौन से स्टेट में होता है, एक्विस स्टेट में होता है। क्यों, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट इसलिए होता है क्योंकि वो पानी के साथ डिजॉल्व में है। तो अगर पानी के मिक्सचर के साथ देखेंगे तो वो हम लोग लिक्विड स्टेट में नहीं कहते, हम लोग उसको एक्विस स्टेट में कहते हैं। अगर तुम्हें समझ में आया दिश को तो प्लीज मुझे यस करके डाल दो। ठीक है, जानवी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज वाटर चेंजिंग टुवर्ड्स अ केमिकल रिएक्शन एज इट चेंजेस टेम्परेचर। ओके, जानवी, पानी जब आइस से वापस लिक्विड स्टेट में जाता है या लिक्विड स्टेट से आइस में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे बट ऑब्वियस चेंज इन टेम्परेचर होता है, बट आपको कोई नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है, राइट। तो अब क्योंकि आपको यहाँ पे नया प्रोडक्ट नहीं मिलता है, इस वजह से ये केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, इट विल बी फिजिकल चेंज, क्योंकि इसका फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। मनीष पूछ रहा है कि सर अगर हम लोगों ने लिक्विड में किसी भी चीज को डाल दिया तो वो एक्विस बन जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। अगर आपने लिक्विड के अंदर सॉइल को डाल दिया तो सॉइल उसके साथ डिजोल्व नहीं होता है, करेक्ट। तो सॉइल और वाटर एक्विस स्टेट नहीं होगा, करेक्ट। बट अगर आप लोग कोई सॉल्ट डालते हो या एसिड डालते हो या बेस डालते हो तो वो जो एसिड सॉल्ट या बेस है वो डिकम्पोज होकर पानी के अंदर मिक्स हो जाता है और उससे क्या बन जाता है, एक्विस स्टेट बन जाता है। हम लोग इसी बारे में और आगे डिटेल में देखेंगे, मैं आपको और अच्छे डिटेल में समझा दूंगा। मनीष अगर तुम्हें समझा तो बस यस करके डाल दो। प्रताप इज आस्किंग कि व्हाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग। क्या होता है पता है, मैग्नीशियम रिबन इज मैग्नीशियम इज अ मेटल, राइट, एंड सिंस इट इज अ मेटल इट इज प्रोन टू गेट कोरोडेड, उसमें कोरोजन हो सकता है। अगर उसमें कोरोजन होता है तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पतली सी लेयर होती है, जिसकी वजह से बर्निंग का जो प्रोसेस है काफी स्लो हो सकता है। अगर आपको क्विक बर्निंग प्रोसेस चाहिए तो इस वजह से आपको उसको पहले पॉलिश करना होता है, ताकि मैग्नीशियम, प्योर मैग्नीशियम वाला जो लेयर है वो एक्सपोज रह सके और वो कंबशन जल्द से जल्द कर सके। इस चीज की वजह से उसको पहले क्लीन किया जाता है। होप सो आपको समझ में आया होगा प्रताप। Janvi is asking that can we separate carbon from CO2? If yes, then how forming of CO2 is a chemical change? नहीं, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड में से कार्बन को नहीं निकाल सकते हैं, so ultimately the reaction is irreversible, हम लोग उसे रिवर्स नहीं कर सकते हैं, and that is why it is a chemical reaction. Okay, fine. हम लोग आगे बढ़ते हैं, किसी को अभी भी कुछ डाउट रहेगा तो लोग डाल दो, हम लोग आने वाले स्लाइड्स में सभी डाउट्स को क्लियर कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। So right now we have understood that whenever a chemical reaction takes place,
So for better understanding and explaining to others or comprehending it in an easy way, we can use equations to represent chemical reactions. So we have a simpler way to represent our equations. That is a word equation in which we'll be using simple words over here to represent my reactions, or else we can use chemical symbols of those particular chemicals to represent the chemical reaction. That will be called as a chemical equation. Either of the chemical equation, जो भी chemical equations हो, भले वो word equation or chemical equations हो, it is divided into two parts, LHS and RHS. The LHS, the left hand side, is the reactants which will be having all of those chemicals which are to be reacted, जो reaction जिसके साथ reaction होने वाला है. And to the right side of the chemical reaction is the products or the final output that you get after chemical reaction has taken place. आगे देखते हैं. Now steps involved in writing chemical equations. आप chemical equations के लिखने के टाइम में और क्या क्या चीज step involve कर सकते हो यहाँ पे हम लोग देखेंगे. सबसे पहले reactants, then you'll be having products, fine, and then यहाँ पे अगर हम लोग fill in the blanks देखें तो reactants यहाँ पे हम लोग के पास क्या है, magnesium and oxygen, Mg and O2 are the reactants, and products यहाँ पे क्या हम लोग के पास MgO, right? So हम लोग के पास देखो reactants is to be LHS and products is to be RHS, fine. And how can you determine what is LHS and what is RHS? By an arrow. It is separated by an arrow. Okay, reactant and products are separated by an arrow mark. Okay, it is separated by an arrow mark. So हम लोग के पास यहाँ पे arrow mark है, right? Without an arrow mark, we cannot determine what is LHS and what is RHS. It is very much similar to equal sign in your mathematics. Fine. Moving on. Two or more reactants or products separated by plus sign. अगर आपके पास देखो यहाँ पे in case of reactant, हमारे इस example, if you talk about reactants, we have two reactants, right? We have more than one reactants. So how can you separate them? By plus sign. कौन सा sign use करोगे आप लोग? Plus sign. But in case if you talk about products in our example, इस example of products की बात करोगे, so we have only one product, so therefore there is no need to add plus symbol over here. यहाँ पर कोई plus symbol डालने की जरूरत नहीं है. So what we can say is two or more reactants or products can be separated by a plus sign. कौन सा sign आएगा? Plus sign से होगा. So what we can do is we can put a plus sign over here, correct? Okay. Then next, conditions mentioned. Okay. अगर यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती है, कुछ रिएक्शंस होते हैं जिसमें कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस रिक्वायर्ड होती है वो रिएक्शन को अंडरगो होने के लिए, राइट? सो इन दिस केस मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन did not reacted together until unless you raise the temperature of magnesium. आपने जब तक मैग्नीशियम का टेम्परेचर को बढ़ाया नहीं, जब तक उसको आपने आग में डाला नहीं, फायर में डाला नहीं, तब तक ये रिएक्शन हुआ नहीं. So the condition necessary for this reaction to take place was what? For application of heat energy. आप heat energy डालोगे, right? So ये कहाँ पे डाला जाता है? It is mentioned just above the arrow. Arrow के ठीक ऊपर mention किया जाता है. And the condition over here, in our example, in this example, the condition which is necessary for this chemical reaction to take place is what? It is application of heat energy. So it can be represented by symbol. You can simply write heat, या तो फिर आप triangle बनाओगे. So triangle is also a notation where you can say that heat is applied. ये ट्रायंगल को हम लोग डेल्टा सिंबल कहते हैं. क्या कहेंगे इसको हम लोग? डेल्टा कहेंगे. ठीक है, अब सबको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है. आगे देखते हैं. ओके, dash of reactions of products to make the reaction more informative. What we can do is we can insert the state of matter of reactants as well as products so that the reaction can be more informative, right? तो हम लोग क्या कर सकते हैं? We can write the physical state of also, right? So it can be either solid, liquid or gas, and sometimes it can be aqueous. Okay, तो ये सभी चीज हम लोग को अच्छी तरीके से ध्यान देना है. So these are the most important points when you have to keep in mind when you talk about writing a chemical equation. First point is you should take care of LHS and RHS. LHS is reactant, RHS is products, and these two LHS and RHS are separated by an arrow, and arrow should be pointed towards product. Okay, if there are multiple reactants or multiple products, those multiple molecules or atoms should be separated by plus sign. And if there is any specific conditions
For the reaction to be taken place, that condition is to be mentioned above the arrow. And if the space is not sufficient enough, you can write it below the arrow also. Apart from that, to make the chemical equation more informative, what you can do is you can mention the physical state of reactants as well as products. So here you can see, we can write S for solid, G for gas, and S for again solid, L for liquid, AQ for aqueous. I hope so you have understood these steps very well.